हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और यह टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके जो आगे के 70 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर चुके थे। बाकी इसके 70 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और किसी कारणवश आप लोगों के प्रैक्टिस सेट इधर बीच में कुछ दिनों तक अपलोड नहीं हो पाए और मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस सेट या फिर से तैयारी बीच में स्टॉप करना या फिर से उसका एक जो रिदम होता है वो टूट जाता है। लेकिन मैं अभी से कोशिश करूँगा कि आगे से आपकी प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक जो है निरंतर कंटिन्यू आते रहें। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यह वीडियो अपलोड होने के बाद इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर पाएँ। और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे एक बार सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराया जाएगा उसे भी एक बार सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस और आंसर दोनों जब हम साथ में देखते हैं तो हमारा माइंड ये होता मतलब ये लगता है कि अच्छा हाँ, ये क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। लेकिन वही क्वेश्चंस जब बिना आंसर के हम देखते हैं कहीं अलग से आता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है नहीं ये सॉल्व हो रहा है और तब इसलिए पता चलती है कि हाँ, हमारा जो तैयारी है वो कहाँ तक है, किस लेवल तक है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को PDF में आंसर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, केवल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाएगा। उसे आप लोग सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और DIS के प्रैक्टिस सेट मार्केट में अभी तक 10 या 12 तक बस अवेलेबल हैं, तो जितने हैं उतने सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद आगे PCS मंत्रा या GS वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इसके सेकेंड पार्ट में बाकी जो 70 क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक, दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक है वह 273 नहीं 373 होता है। ठीक है, 373 केल्विन होता है। और एल्कोहल का क्वथनांक जो है जल के क्वथनांक से कम होता है। यह सही है, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? जैंथोफिल, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हल्दी में जैंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। लाइकोपिन की अगर हम बात करें, लाइकोपिन जो है यह टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, लाइकोपिन पाया जाता है कहाँ पे? टमाटर में, और इसके कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। और एंथोसाइनिन जो है यह सेब में पाया जाता है और सेब का जो लाल रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? एंथोसाइनिन। या कह सकते हैं कि एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का रंग लाल होता है और लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जैंथोफिल। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ मूल राशियां दी गई हैं और SI मात्रक दिया गया है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऊष्मा गतिक ताप का केल्विन और द्रव्यमान का मिलीग्राम। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है वह मिलीग्राम नहीं होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ फल दिए गए हैं और उसका खाने योग्य भाग दिया गया है। सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन, काजू का खाने योग्य भाग बीजपत्र, लीची का खाने योग्य भाग एरील और गेहूं का खाने योग्य भाग फल भित्ति। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गेहूं का खाने योग्य भाग फल भित्ति नहीं भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेब का पुष्पासन होता है, काजू का बीज पत्र, लीची का एरिल और गेहूं का जो खाने योग्य भाग है वह भ्रूणपोष होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ शब्दावलियाँ दिए गए हैं और संबंधित उत्पाद। मेरी कल्चर, मेरी कल्चर का संबंध किससे है? मेरी कल्चर का जो संबंध है वह मानव उपभोग हेतु जो समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है वह मेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। मोरी कल्चर के अंतर्गत शहतूत की खेती जो है मोरी कल्चर के अंतर्गत की जाती है। सिल्वी कल्चर वनों का जो संवर्धन है वो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत होता है। और ओलेरी कल्चर जैतून का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है? मम्स, रेबीज, हर्पीज, तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, छोटी माता, कैंसर या फिर तपेदिक, कैंसर, तपेदिक या पोलियो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मम्स, रेबीज और हर्पीज। यह तीनों विषाणु जनित बीमारियां हैं। ठीक है, मम्स, रेबीज और हर्पीज, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जब श्रृंखला विक्रिया में विखंडन समाप्त हो जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए भारी जल का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम ऑक्साइड इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग करके इसे जो है नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? 1, बी, सी या फिर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कवक में हरित लवक अर्थात प्लास्टिक और थैलोफाइट, हरित लवक रहित मतलब इसमें जो है हरित लवक प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा इसमें जो है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनमें जो भोजन का संचय होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। इसमें हरित लवक थैलोफाइटा का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है? 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मेयर का जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष रूप से होता है और नगर के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीनों विकल्प जो है सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? 16, 12, 14 या फिर 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नियोजन में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। नवीनतम गठित मंडल अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 18 मंडल है, सही है। और नवीनतम जो गठित 18वां मंडल है वो आपका है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभागों की संख्या वह 6 नहीं है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभागों की संख्या 4 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कौन कौन है इसमें? अगर हम बात करें इसके संभाग में पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड और पूर्वी संभाग, यह 4 संभाग हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 48 सब क्लॉज का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार होगा और इस आधार पर किसी सरकारी संस्था में प्रवेश से इन्हें नहीं रोका जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग को
अगर वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं तो इन्हें किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें, इसमें SC ST कम्युनिटी और जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई। दुर्बल वर्ग की शिक्षा के अर्थ में अभिवृद्धि करने की बात की गई है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 48 सब क्लॉज क में इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों का रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारण करती है। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि आधारभूत ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वह मूल संविधान में नहीं मिलता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी और उसी के बाद से जो है संविधान में मूल ढांचे को जोड़ा गया था। या कह सकते हैं कि मूल ढांचे की व्याख्या की गई है कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और संविधान का कौन मूल ढांचा है, कि किसे जो है संविधान का मूल ढांचा कहेंगे, इसका निर्धारण समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351, 348, 340 या 353? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास, प्रसार का निर्देश दिया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 351 में। संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है या जर्मनी के संविधान से लिया गया है? भाग 18, भाग 16, भाग 12 या फिर भाग 15? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जर्मनी के वाइमर संविधान से भाग 18 लिया गया है जिसमें आपातकालीन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधान किया गया है और इसे जर्मनी से लिया गया है। और भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है जो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ अधिकरण दिए गए हैं और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण का गठन 1969 में किया गया था। कावेरी जल विवाद अधिकरण 1990 में। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण का गठन 2008 में और नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन 1969 में किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण का जो गठन है वो 2008 में नहीं, 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। और कृष्णा जल विवाद की अगर हम बात करें, कृष्णा जल विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी 4 राज्यों के बीच में है। नर्मदा जल विवाद ये भी 4 राज्यों के बीच है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद का जो गठन किया गया था अधिकरण का, वह 2004 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया? 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह या कोई निश्चित समय नियत नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका कोई निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एक निश्चित समय ड्यूरेशन दिया गया है, वैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और इसका जो प्रावधान है हमें कहाँ मिलता है? ये संविधान की अनुच्छेद 68 सब क्लॉज 2 में इसे जो है बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक या फिर वित्तीय?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना, तुलबुल परियोजना, टनकपुर जल विद्युत परियोजना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टनकपुर जल परियोजना। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका निर्माण जो है महाकाली नदी पर किया गया है। महाकाली नदी पर इसका निर्माण किया गया है, जो आपके भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चूखा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह इंडिया और भूटान, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है और इसका जो निर्माण किया गया है यह वांगचू नदी पर किया गया है। इसका निर्माण किया गया है वांगचू नदी पर। और तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया झेलम नदी पर, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टनकपुर जल विद्युत परियोजना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की कुल संख्या कितनी है? 7, 12, 21 या फिर 9? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की जो संख्या है वह 7 है। और इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। यह जो है 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगर हैं। उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 7 हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों में कौन एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इराक, ईरान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इराक इसमें शामिल नहीं है। अगर इसकी हम बात करें, मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं और इनके संयुक्त जो इन तीनों देशों का जो क्रम है उसे स्वर्णिम अर्धचंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ से अफीम का उत्पादन और निर्यात बड़ी मात्रा में जो है अवैध रूप से किया जाता है और इसीलिए जो इसे है स्वर्णिम अर्धचंद्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें इराक शामिल नहीं है, इसमें ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ देश दिए गए हैं, प्रमुख कृषि फसल दिया गया है। घाना का प्रमुख कृषि फसल है कोको, ब्राज़ील का कहवा, श्रीलंका का चाय और मलेशिया का गन्ना। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। मलेशिया का प्रमुख कृषि फसल गन्ना नहीं है, इसका प्रमुख कृषि फसल जो है वो रबड़ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है, सरल होता है, न जटिल न सरल, समान होता है। आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। खाद्य जाल जो है खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, खाद्य श्रृंखला जिसमें जीवों का एक सरल और सीधा संबंध होता है और खाद्य जाल परस्पर संबंध अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। और खाद्य जाल जो है यह एक व्यवस्था प्रदर्शित करता है और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। खाद्य जाल जो है एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि खाद्य श्रृंखला जो है वह क्या है? वह एक सरल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे या फिर फिनलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें माओरी कहा जाता है। या कह सकते हैं कि कहीं कहीं मिलेगा कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है, तो वो जो है माओरी है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन कैवेट ने किया था। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव की खोज केपलर ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव की खोज आर एमंडसन द्वारा की गई थी 1911 में, जो नॉर्वे के थे। दक्षिणी ध्रुव की खोज आर एमंडसन द्वारा की गई थी 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या काकेशस प्रजाति की हैं, निग्रोसम प्रजाति के हैं, ऑस्ट्रेलायड्स या फिर मंगोलायड?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह निग्रोसम या निग्रो प्रजाति के हैं जो अंडमान निकोबार में आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, पाई जाती है, वह निग्रेटो समुदाय की है या निग्रेटो जनजाति है। और यह मुख्य रूप से अफ्रीका की जो निग्रेटो है उनके साथ इनकी साम्यता मतलब नज़दीकी साम्यता को प्रदर्शित करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकट है? बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, रियूनियन द्वीप या फिर चागोस द्वीप? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप समूह में भारत का एक सुदूर दक्षिण प्रवाली द्वीप है और यह भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के सबसे निकट स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इन टोटल जो त्रिभुज हैं इसमें इनकी संख्या 28 है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्याम। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 56। और क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। क्वेश्चन नंबर 104 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भतीजी। और क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी पाड़ रही। 106 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भेड़िया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 110 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 111 इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तेल शोधक कारखाना या मथुरा है। देसी घी उद्योग कहाँ फेमस है? औरैया में। खेल का सामान मेरठ और बांसुरी उद्योग पीलीभीत। ठीक है, तो तेल शोधन कारखाना मथुरा, देसी घी उद्योग जो है औरैया, खेल का सामान जो है मेरठ और बांसुरी उद्योग पीलीभीत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है सितंबर 2009, 2011, 2007 या फिर 2010? इसका स्थापना किया गया था 2009 में, सितंबर 2009 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में जो हाथी रिजर्व है वह मुख्य रूप से तराई और शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से हाथियाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्रियात्मक घाटा क्या होता है? ब्याज समायोजित राजकोषीय घाटा, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा, लाभ समायोजित राजस्व घाटा या फिर स्फीति समायोजित राजस्व घाटा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी अगर हम बात करें, क्रियात्मक घाटा बराबर आपका हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतिक घाटा। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतिक घाटा। ठीक है, माइनस स्फीतिक घाटा। ठीक, क्रियात्मक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतिक घाटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित किन दो संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO, IMF और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IMF और IBRD या फिर विश्व बैंक और यूनिसेफ? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और IBRD को संयुक्त रूप से वाशिंगटन जुड़वा कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है वह ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद 1944 में जो था उसके बाद 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ 1965 में कहाँ खोला गया था? मुंबई में, कांडला में, नोएडा में या फिर सांता क्रूज में?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला में खोला गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र था जो 1965 कांडला में खोला गया था। भारत का नहीं अपितु यह एशिया का भी पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2014, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसकी शुरुआत जो है 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राष्ट्रीय निवेश कोष NIF का गठन कब किया गया था? 2010, 2005, 2014 या फिर 2000 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय निवेश कोष NIF का गठन 2005 ईस्वी में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सूचकांक नहीं है? सेंसेक्स, निफ्टी सूचकांक, निफ्टी 50 या फिर इंडोनेक्स्ट। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निफ्टी 50 जो है यह BSE नहीं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। ठीक है, जबकि BSE जो है, सेंसेक्स किसका है? सेंसेक्स जो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और प्रतीक दिए गए हैं। राजकीय पुष्प टेसु पलाश, राजकीय वृक्ष सीता अशोक, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पशु बारहसिंघा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय पक्षी कोयल नहीं। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो सारस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ जनपद दिए गए और उसका मुख्यालय। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, बस्ती, नौगढ़, जालौन, उरई। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प कौन सुमेलित नहीं है? 1 और 3, 1, 2 और 4, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। ए गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वह ग्रेटर नोएडा नहीं नोएडा में है। ठीक, और बस्ती का जो मुख्यालय है वो बस्ती सिटी में है, न कि नौगढ़ में। नौगढ़ जो है वह सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय द्वारा। अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर इजराइल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इजराइल से। अगस्त 2023 में जावेद तलवार 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ओमान या फिर UAE। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच जायद तलवार 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? विनिपेग, कनाडा, शंघाई, चीन, टोक्यो, जापान या मॉस्को, रूस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनिपेग, कनाडा में संपन्न हुआ है, जिसका पहला पुरस्कार जो है कनाडा जीता है और भारत इसमें चौथे नंबर पे था। ठीक है, भारत इसमें चौथे नंबर पे, कनाडा पहले स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे था, जो विनिपेग कनाडा में हुआ था। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। वह किस देश की निवासी है? संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, यमन या फिर ओमान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात की मूल निवासी हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। अगस्त 2023 में किस अंतरराज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन को, बैंक ऑफ इजराइल को या बैंक ऑफ जापान को? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इजराइल को। अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जर्मनी, जापान, रूस या फिर पेरू। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रूस द्वारा यह घोषणा की गई है।
हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में, पुणे महाराष्ट्र में या फिर कोच्चि केरल में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? 4, 5, 6 या फिर 8? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसमें ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र। यह 6 देश हैं जिन्हें इसमें शामिल करने की घोषणा की गई। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 16 या फिर 21? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया गया और पहली बार मनाया गया था 2021 में। 2021 में ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, पहली बार जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया था वो 2021 में मनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केरल सरकार द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके पंजीकरण में सुविधा हो और उन्हें जो है ट्रैक करने में कोई परेशानी ना हो और सामाजिक सुरक्षा उन्हें सुनिश्चित किया जा सके, इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अतिथि पोर्टल की शुरुआत केरल सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अरास डोरी गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, रूस, चीन, जापान, कुवैत, इराक, ईरान या फिर ओमान, यमन, इराक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच विवाद है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति बीयू ललित, न्यायमूर्ति अभिजीत लांबा या फिर न्यायमूर्ति शिव प्रताप सिंह? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हरित न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में इसकी स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, इंदौर, श्रीनगर या फिर जबलपुर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु एक पैनल का गठन किया गया है? के राधाकृष्णन, एस राजलिंगम, महेश चंद्र पंत या दिनेश भार्गव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश चंद पंत की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की थी? श्रीलंका ने, मालदीव ने, जापान ने या फिर भूटान ने? इसका सही आंसर ऑप्शन है, श्रीलंका द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट देखिए, अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एरिना साबालेंका, कोको गॉफ, गैब्रिएला डाब्रोवस्की या फिर अन्ना डोनिलिना? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं। इन्होंने एरिना साबालेंका जो बेलारूस की हैं, इन्हें पराजित करके अगस्त 2023 में यूएस ओपन 2023 का जो महिला एकल का खिताब है वह जीत लिया। किसने जीता था? कोको गॉफ, और यह अमेरिका की हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगस्त 2023 में मॉस्को, रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शांता थोटम, विशाल मल्होत्रा, एनवी मूर्ति या फिर दयाशंकर भारती? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शांता थोटम को। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? शंघाई चाइना, ब्राजीलिया ब्राजील, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका या फिर मॉस्को रूस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था और यह 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअप में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बना है? स्विगी, जोमेटो, ओला या फिर जेप्टो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेप्टो। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें।
वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यह प्रैक्टिस सेट जो है RO के लिए आज से निरंतर कंटिन्यू जो है आपके एग्ज़ाम तक आती रहेगी। अब इसमें कोई भी गैप नहीं होगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। GS और हिंदी दोनों के प्रैक्टिस सेट प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराए जाएंगे। मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, आए हैं, उन सबको सॉल्व कराया जाएगा। और इसके साथ साथ करंट अफेयर को का जो सेक्शन है उसे भी कवर किया जाएगा। आप मेरे साथ बस बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।